नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, जो इलेक्शंस हैं खत्म हो गए और मैं पप्पू बोल रहा हूँ, राहुल जी बोलना चाहिए हमें। भाई 99 सीटें लेकर आया वो, पप्पू पास हो गया इस बार। हम पप्पू नहीं बोल सकते हैं, राहुल जी बोलना चाहिए वैसे तो राहुल जी बड़े ही इत्मीनान से भांडे डालते हुए, संविधान की कॉपी हाथ में पकड़ते हुए पार्लियामेंट पहुंचे और बड़े ही खुश हैं। बार बार बोल रहे हैं कि मोदी जी 2 बैसाखियों के ऊपर हैं और हम 28 के ऊपर। यानी कि उन्हें यह लगता है कि जितने ज़्यादा बैसाखियां होंगी उतना अच्छा होता है, क्योंकि किसी ने बोल दिया कि जितने ज़्यादा नंबर होते हैं उतना ही आप पास हो जाते हैं। पप्पू पप्पू ही रहेगा। अब देखिए, ये सियासत है, इसके अंदर कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रह सकती है, यानी कि परमानेंट नहीं रहती है। उसका उदाहरण इस इलेक्शंस में बीजेपी को भी समझ आ गया, कांग्रेस को तो समझ आ नहीं सकता, क्योंकि बागडोर एक पप्पू के हाथ में है। अब देखिए, ये बार बार बोल रहे हैं कि मोदी जी की गवर्नमेंट आज गिरी तो कल। हर रोज नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को कोई ना कोई जो है ऑफर भेजते रहते हैं। आप हमारे पास आ जाइए, आपको जो चाहिए हम देने को तैयार हैं। आपको बीजेपी में इज्जत नहीं मिल रही, कोई सीट नहीं मिल रही, कुछ भी मिला नहीं है, और ये बैसाखी अगर एक भी गिर जाएगी तो मोदी जी की गवर्नमेंट गिर जाएगी। ये ऐसा उसको लगता है, जबकि मोदी जी के पास 303 सीटें हैं आज की डेट में, जिसको बोलते हैं 303। बंदूक का नाम भी 303 होता है, आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, अगर इनमें से एक भी पार्टनर बाहर निकलता है तो भी गवर्नमेंट नहीं गिरती है, क्योंकि एक के पास 18 नंबर हैं, दूसरे के पास 12। अगर 303 में से 18 कम भी कर दें या 12 भी कम कर दें तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन पप्पू रहा पप्पू। अब जो मैंने स्थिरता की बात करी थी, आप यो सोच के देखिए, यूपी जैसा स्टेट जहां पर ऐसा लगता था कि योगी जी ने पूरा बुलडोजर चलाकर पूरा मैदान साफ कर दिया है जिहादियों से, उग्रवादियों से, और मुसलमान जो है वहां पर अब थोड़ा सा बंदे का पुत्र बनने की कोशिश कर रहा है अपनी इज्जत बचाने के लिए। वहां पर धज्जियां उड़ गई हैं मोदी जी की टीम की, और ये 2 तितर एंड पितर, यानी कि टोंटी चोर और नेशनल चोर, ये दोनों इकट्ठे होकर इन्होंने मोदी जी की पूरी टीम को ध्वस्त कर दिया यूपी के अंदर। यानी कि कोई भी चीज़ सियासत के अंदर स्थिर नहीं रह सकती। लेकिन यही उदाहरण हमें महाराष्ट्र में भी दिखा। महाराष्ट्र के अंदर इतने बड़े बड़े पैंतरे चलाए गए मोदी जी की टीम की तरफ से। हुआ क्या, इतना रायता फैल गया है कि उसे इकट्ठा करने के लिए सामने कोई आ ही नहीं रहा, ना ही किसी की हिम्मत हो रही है। और कांग्रेस है कि मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहती है, ओहो, इनके पास सिर्फ 2 बैसाखियां, हमारे पास 28, और हमें कौन हिरा सकता है। चलिए आज इनकी बैसाखियों की बात करते हैं। राहुल गांधी की सबसे बड़ी जो कांग्रेस की बैसाखी है वो कांग्रेस खुद ही है। कांग्रेस खुद भी किसी बैसाखियों से कम नहीं है दोस्तों। इसकी बैसाखी का नाम है, एक तो जो इनका पार्टी प्रेसिडेंट था, कौन, खड़गे, जिसको सिर्फ इसलिए खड़ा किया गया था जो कोई खुद खड़े नहीं हो सकता, इसलिए नाम भी खड़गे है। देखिए, खड़गे मतलब कि खड़ 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 करते हुए वो खड़ा होता है। तो अब वो खड़गे जो था उसको खड़ा क्यों किया गया था, ताकि इनको लगता था कि इस बार हम इलेक्शन में हार जाएंगे तो जो सारा टिकरा है वो हम खड़गे के सिर के ऊपर डाल देंगे। अब जीत गए हैं तो राहुल की जीत बताई जा रही है, अगर हार जाते तो खड़गे की हार होती। तो सबसे बड़ी बैसाखी इनकी खड़गे थी, और खड़गे जी ने भी वो काम किया जो हम सोच नहीं सकते। खड़गे जी ने, एक ही आदमी था, अधीर रंजन चौधरी, इलेक्शंस के दौरान उसकी जैसे बेइज्जती करी है। उसे बोल दिया कि आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं माननी बीजेपी ज्वाइन कर लो। ये किसको बोल रहे हैं? जो इनको वेस्ट बंगाल में सपोर्ट कर रहा था, वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट करता था, वहां पर ऐसी टिप्पणियां करना, आप सोच के देखिए, कभी पॉसिबल है कि कोई पार्टी का आदमी अपने ही पार्टी के लीडर के लिए ऐसे शब्द यूज कर रहा हो? और इतने ज़्यादा इनकी लड़ाइयाँ सड़क के ऊपर आ गई कि अधीर हार गए। हारने के कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन हारे हैं अपनी आपस की लड़ाई के लिए, क्योंकि लड़ाइयाँ इनकी सड़कों पर आ गई थी। तो सबसे बड़ी बैसाखी कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ही है, और उसमें यही खड़ खड़के वो भी इनके बैसाखियों से कम नहीं थे। इसके बाद दूसरी बैसाखी लेते हैं। दूसरी बैसाखी आज की डेट में आपने देखी होगी, टोंटी चोर, यानी कि अखिलेश यादव। यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर जब शपथ ग्रहण करने के लिए गए तो टोंटी चोर राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। क्यों? उसका रीजन है,
रीज़न ये है कि कभी भी आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी हो या कोई और हो, इनको साथ में ये खड़ा करता ही नहीं है, क्योंकि इसे लगता है राहुल को कि भाई मैं हूँ नेशनल हेराल्ड का नेशनल चोर, मेरे साथ ये बड़े बड़े लोग अगर आ जाएंगे तो मेरी अहमियत कम हो जाएगी। ये सिर्फ टोंटी चोर है यूपी का छोटा सा, तो इसको मैं साथ में रखता हूँ, इसकी भी थोड़ी इज्जत बन जाएगी और मेरी तो बनी ही है। तो इसलिए ये टोंटी चोर को साथ में रखता है। इसकी बैसाखी अगली वो है टोंटी चोर अखिलेश यादव। सोच सकते हैं अखिलेश यादव जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं थी इस इलेक्शन से पहले, इस बार कोई 35, 36, 37 सीटें लेके चला गया है यूपी में। इतनी वैल्यू बन गई है कि अब प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने उसने शुरू कर दिए। इसलिए अपने आप को नेशनल लीडर समझता है और नेशनल लीडर बनने के लिए नेशनल हेराल्ड का नेशनल चोर उसके साथ दिखाई देता है। और दोनों हाथ में हाथ डालकर जैसे कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो। सुना मैंने बड़ी उल्टी सीधी बातें हैं राहुल के लिए, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि उनका अपना पर्सनल मैटर है, हम उसके अंदर आने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन ये दोनों हाथ में हाथ डालकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर ये पार्लियामेंट में जा रहे हैं। इसकी अगली बैसाखी अखिलेश यादव जो खुद प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है, यानी कि राहुल भी सपने देख रहा है प्रधानमंत्री बनने के और अखिलेश भी, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर राहुल को इंडिया अलायंस को गवर्नमेंट में लेकर आना है उसके लिए अखिलेश की ज़रूरत पड़ेगी। और अखिलेश इस वक्त प्रधानमंत्री से कम नेगोशिएट करने की पोजीशन में नहीं है। दूसरी बात, क्या कभी आपने केजरीवाल को देखा है राहुल के साथ? उसकी अगली बैसाखी केजरीवाल को साथ में नहीं रखेगा, क्योंकि राहुल को मालूम है वो कभी भी राहुल को प्रधानमंत्री बनने नहीं देगा। वो हमेशा सेंटर स्टेज को लेके आने की पूरी कोशिश करता है केजरीवाल, और कामयाब भी रहता है। आप देखिए पूरे इलेक्शंस के अंदर एक ऐसा ड्रामा खेला गया कि सारा का सारा टीआरपी वो केजरीवाल ले गया। कभी किसी को थप्पड़ मार दिया, कभी मुझे जेल में मेरा इंसुलिन नहीं मिल रहा है, कभी मेरा वेट कम हो गया है, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, कुछ ना कुछ करके सारी टीआरपी वो लेके जाता है। और राहुल गांधी को बिल्कुल जीरो कर दिया था जैसे ही ये जेल से बाहर निकला है। तो राहुल गांधी की जो बैसाखी है ये इतनी स्ट्रांग है, कब लुढ़क जाए कुछ पता नहीं। एक और बैसाखी है राहुल गांधी की, और बड़ी अजीब बात है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। वो है कौन? वो है हमारी ममता दीदी। भाई ममता दीदी का हाल देखिए कि पूरे इलेक्शन से पहले जब कैंपेनिंग चल रही थी वो दिल्ली नहीं आई। कितने महीने हो गए हैं दिल्ली नहीं पहुंची, किसी मीटिंग में शामिल नहीं होती। ऐसा क्या चक्कर है कि पूरे चुनाव में दिखी नहीं और बुलाने पर भी नहीं आई। बेशक को इंडिया अलायंस की मीटिंग हो, बेशक को गवर्नमेंट ने बुलाया हो, नहीं आती। अभी इलेक्शन के जो रिजल्ट आ गए हैं उसके बाद भी राहुल गांधी की इतनी बड़ी जो बैसाखी है वो दिल्ली नहीं आई। कोई बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं। हमें मालूम है कि दीदी को, यानी कि दीदी बोल रहा हूँ वैसे तो जिहादन है, इस जिहादन को ना तो बीजेपी पसंद है ना ही कांग्रेस। ये निकली भी कांग्रेस से ही थी और अपनी टीएमसी तिरुमल कांग्रेस जो खड़ी कर ली, यानी कि जिहादियों की अलग पार्टी, वो बनाकर ये सपने ले रही है प्रधानमंत्री बनने के। और जब उसने देखा कि भाई इंडिया अलायंस में राहुल गांधी सपने देख रहा है किसके? प्रधानमंत्री बनने के, उसने अपने आप को किनारा कर लिया और बोल दिया मैं अकेले ही लड़ूंगी। यानी कि अब प्रधानमंत्री बनने के सपने के चक्कर में कहीं मैं बंगाल अपने हाथ से ना गवा दूं, उसने दिल्ली आना पसंद ही नहीं किया, ना ही इंडिया अलायंस के साथ कोई अलायंस किया। अकेले लड़ी है और जीती भी है। बीजेपी को भी हराया, कांग्रेस को हराया, उसने इवन लेफ्ट वाले होते हैं इनको हराया, किसी को छोड़ा नहीं। जो मर्जी किया, गुंडागर्दी की, कुछ भी किया, लेकिन वो जीती है। और इसलिए इसकी जो ये बहुत स्ट्रांग बैसाखी थी वो भी हिलती हुई दिखाई देती है। लेकिन वो कहता है मेरे पास तो 28 है, एक लड़के की मैं दूसरी को ले लूंगा, मेरे पास बैसाखियों की कमी नहीं है, मैं कभी भी गिर नहीं सकता। अब ये जो कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, ये राहुल के पास आता कहां से है? दोस्तों ये चुनाव है, चुनाव के बाद सबसे बड़ी जो पोजीशन है जो कांग्रेस को मिल रही है वो है लीडर ऑफ अपोजिशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर इस पप्पू के पास आए हैं। अब लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब क्या है? अभी तक इन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि लीडर ऑफ अपोजिशन किसको बनाएंगे, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब है एक कैबिनेट मंत्री की पोजीशन मिलना, मोदी जी के साथ बैठकर बड़े बड़े न्याय करने हैं जो, या जो पॉलिसीज बनानी है या किसी की नियुक्ति करनी है, उसके अंदर मोदी जी के साथ बैठकर फैसले लेने का एक अधिकार इनको मिलेगा। राहुल इस अधिकार को लेना नहीं चाहता।
रीजन बीइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो काम करना पड़ेगा, काम इसे करना आता नहीं है। और दूसरी बात भी बीच में रफू दफा चक्कर भी तो होना होता है। इसे हर एक महीने 2 महीने के बाद कुछ खुजली होती है तो बैंकॉक जाकर अपनी खुजली को मिटाने जाता है मेडिटेशन करने के लिए। आप पता नहीं क्या सोचने लग जाते हैं। तो जो ये चक्कर है उसके कारण राहुल अभी तक लीडर ऑफ अपोजिशन की पोजीशन लेने में इनकार कर रहा है। दूसरी बात, मोदी जी के साथ बैठकर नियुक्ति करनी है या कोई फैसले लेने हैं और मोदी जी के साथ बैठकर काम करना पड़ेगा, वो तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के कम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इसलिए वो बोलता है कि यार तुम्हारे पास सिर्फ 2 बैसाखियां, मेरे पास 28, तुम प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं हो, तुम्हें तो रिजाइन कर देना चाहिए और 28 बैसाखियों वाले को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। इसलिए ये इतना उछल रहा है आज की डेट में कि मेरे पास तो लीडर ऑफ अपोजिशन की पोजीशन आ गई है, अब मैं किसी भी बड़ी पोजीशन की नियुक्ति करने ही नहीं दूंगा मोदी जी को। यानी कि काम मुझे करना आता नहीं है, दूसरे को मैं करने नहीं दूंगा। और ये जो भारत की राजनीति दोस्तों, ये एक ऐसे सफर के ऊपर अब चल पड़ी है, निकल पड़ी है, जिसका कहाँ पे आगे अंत होगा या शुरुआत होगी ये वक्त बताएगा। लेकिन इसका जो नुकसान है ये हम देश के लोग ये भुगतेंगे। आप देखिए जो पूरे देश के अंदर जो माहौल है, युवक हैं उन्हें सड़कों पे ला दिया गया है। 35 लाख से ज़्यादा जो बच्चों ने एग्जाम दिया था, नीट नेट ये सब का, वो सारे रद्द हो गए हैं। मैं बार बार एक क्वेश्चन पूछता हूँ मोदी जी से भी और आपसे भी कि आपको लगता है कि ये सारे लोग जिनका भविष्य अंधकार में चला गया है, दोबारा से एग्जाम में बैठना पड़ेगा, हिम्मत टूट जाती है। अगर आपने जिंदगी में कभी एग्जाम दिए हो और दोबारा से आपको एग्जाम देना पड़े, आपकी हिम्मत नहीं रहती, आपका इंटरेस्ट भी रहता नहीं है। क्या ये 3.5 करोड़ जो युवक हैं जिन्हें दोबारा से टेस्ट देना पड़ेगा, क्या आपको लगता है कभी भी मोदी जी को वोट देंगे? क्योंकि ये जो चीज इनके दिमाग में बैठ गई है, दिलों में बैठ गई है कि बिकॉज ऑफ मोदी जी ये एग्जाम्स को रद्द करना पड़ा है, पेपर लीक हुआ है, वो किसने किया, क्या किया, बच्चों को मतलब नहीं है। बच्चों को मतलब है अपने भविष्य से, और उनका भविष्य अंधकार में चला गया है। कई लोग हैं जिन्होंने मुझे कॉल किया स्पेशली इसके लिए कि सर अब हमारा क्या होगा। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, ये चीज़ आपको इलेक्शन से पहले सोचनी चाहिए थी, इलेक्शन के बाद नहीं। जब इलेक्शन में मेरे जैसा आदमी आपको बार बार बोल रहा था बाहर निकलिए वोट कीजिए, आपने नहीं सुना। आप मुझे बार बार कमेंट्स में एक ही बात बोलते रहे, आएगा तो मोदी जी, सुमित जी तुम चिंता क्यों करते हो, और 350 प्लस होंगे, कोई 450, कोई 425, ये लिख रहा था। आई वॉज सेइंग अगेन एंड अगेन, सर आपके लिखने से ये सीटें नहीं आती हैं, वोट करना पड़ेगा। आप नहीं सुने, आप मेरे ऊपर तंज कसते रहे कि यार तुम बड़े नेगेटिव, तुम ना नेगेटिव बातें बोलते हो, मैं तुम्हारे साथ शो नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगा, हम तुम्हारे शोज को देखेंगे नहीं। अब वही लोग जो मुझे उस वक्त गालियां निकाल रहे थे, आज मेरे पास आके बोल रहे हैं सड़ा होएगा कि अब हमारे भविष्य का क्या होगा। तब सुन लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। और ये राहुल, ये जो बैसाखियों के ऊपर है, ये राहुल बैसाखियों पे नहीं है दोस्तों, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बैसाखियों के ऊपर आप, मैं और भारत माता आ गए हैं, और ये बैसाखियाँ, ये सारी दुनिया लगी है एक ठोकर मारी, और ये बैसाखियों से भारत माता ही नीचे गिर सकती है। और इनकी जो अपोजिशन पार्टीज हैं, ये सारी दुनिया की पावर्स इकट्ठी करके ये एक ही कोशिश में लगे हैं कि किसी तरीके से भारत नीचे गिर जाए, मोदी जी को हटाया जाए, यहाँ पर पप्पू एंड पार्टी दोबारा से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आ जाएं। दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि 10 साल जो यूपीए के थे उसमें भी राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री था, और तभी भारत का ये हाल था, क्योंकि बाहर के दुश्मनों के साथ जाकर एग्रीमेंट साइन करके आया था ये निकम्मा आदमी। और दोबारा से यही वही काम करने लगे हैं और करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि मोदी जी हटें, अरुणाचल कटे, हिंदू कटे, सनातन खत्म हो, और यहाँ पर बाबरी मस्जिद दोबारा से बनाई जाए। दोस्तों इसके लिए जिम्मेवार मोदी अकेले नहीं है, मैं उनको भी कसूरवार मानता हूँ कि 10 साल में पूरी बहुमत होने के बाद भी कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन्हें सॉल्व किया जा सकता था। हो सकता है उनकी अपनी मजबूरी हो, क्योंकि भारत की कई चीज़ों को ठीक भी करना था, अर्थव्यवस्था को सबसे पहले ठीक करना था, वो किया, दुश्मनों को ठीक करना था, उनको सीधा किया, और उसके बाद कुछ ऐसे मुद्दे थे जैसे 370 था, राम मंदिर था, उन्हें सॉल्व किया। इन्हें लगता था पहले मैं बड़े बड़े चीज़ें कर लूँ, बाकी की जो चीज़ें हैं जो संविधान के अंदर चेंजेस करनी है वो मैं 400 प्लस आने के बाद करूँगा। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हिंदू घर से निकलेगा नहीं, आराम से बैठा रहेगा। वो 33 या 35 करोड़ हिंदू मतदान देने गया ही नहीं है दोस्तों, और मुसलमान 99% वोट करने गए हैं, इसलिए उनकी बात मानी भी जाती है,
सुनी भी जाती है और अमल भी की जाती है। अब तो बीजेपी को भी तुष्टीकरण करना पड़ रहा है इन मुसलमानों का। उन्हें समझ आ गया अगर दोबारा से सत्ता लेनी है तो इनका तुष्टीकरण करना पड़ेगा। जबकि हमें देख लिया लास्ट टाइम, एक वोट नहीं मिला, ना लेडीज़ का, मुसलमान लेडीज़ का हक सारे लिए, लेकिन मतदान नहीं किया। और अभी भी ऐसा हो रहा है और इसके लिए मोदी जी अगर रिस्पॉन्सिबल हैं, हम भी हैं। अगर ये 28 बैसाखियों वाला आदमी, सोच के देखिए, ये प्रधानमंत्री बन जाए, जो आज ये सोच रहा है कि मोदी जी के पास सिर्फ 2 बैसाखियां, मेरे पास 28, और ये मुझे बोल रहे हैं कि भाई तुम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, मैं बनूंगा। अगर इस सोच का आदमी कल को प्रधानमंत्री बन गया, आपका और इस देश का क्या होगा, ये आप भली भांति समझ सकते हैं। और इस चीज को कब से, 1 साल से मैं आपको आगाह कर रहा हूं, आपको चेतावनी दे रहा हूं, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। अभी भी वक्त है, मोदी जी के साथ हमें सबको मिलकर खड़ा होना पड़ेगा। जहां पर मोदी जी को क्रिटिसाइज करना है, उनकी आंखें खोलनी है, वो काम भी हमें करना पड़ेगा। शायद इसमें मेरी कमी रही है या हम सबकी कमी रही है कि हमें लगा यार मोदी है तो मुमकिन है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। इस इलेक्शंस में हमें समझ आ गया मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन सब कुछ मुमकिन नहीं है। उसके लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा। हमें भी अपनी गवर्नमेंट को थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही कहीं गवर्नमेंट सुनती है और कुछ काम करती भी है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो नेशनल इंटरेस्ट की हैं, मैं उसको उजागर कर रहा हूँ। कुछ पर्सनल इश्यूज हैं जिसके मैं उजागर करना चाहता हूँ। ये ओपन प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ मैं आपको। एनीबडी हु वांट्स टू कम एंड शेयर देयर आइडियाज विद मी, मेरा ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है। आप मेरे ईमेल में मुझे ईमेल कीजिए, मैं पर्सनली चेक करता हूँ अपनी ईमेल्स को और रिस्पॉन्ड बैक भी करता हूँ। आपको मैं इनवाइट भी करूंगा, अगर आपके पास कोई अच्छा मुद्दा है जिसको आप बताना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि भाई हमारी ये पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, वी वांट टू टेल टू द गवर्नमेंट, एंड मैं प्रेजेंट भी करूंगा। अपनी आवाज़ को उठाएं, इसको दबाने की जरूरत नहीं है ये सोचकर कि यार लोग क्या बोलेंगे। भाई लोग तो हंसते रहेंगे, मेरे पर भी हंसते हैं, परवाह कौन करता है। आप अपनी वॉइस को रेस कीजिए, मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ। आइए मिलकर मोदी जी को के साथ भी खड़े होते हैं और अगेंस्ट भी। अगेंस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि जब तक हम इन्हें नहीं हिलाएंगे, गवर्नमेंट के लोग हिलने वाले नहीं हैं, उनकी जूं रेंगती नहीं है। पंजाबी बोलते हैं यदि जूं नहीं रेंगनी, और जब तक हम खुरचेंगे नहीं, वो जूं जो है वो रेंगी भी नहीं। इसलिए आपको आगे आना पड़ेगा, अपने मुद्दों को रखना पड़ेगा। अगर आप खुद नहीं भी आना चाहते, आप मुझे ईमेल कीजिए कि आपके मुद्दे क्या हैं, उन्हें मैं कवर करूंगा अपने वीडियोस में, और गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम मेरा है। आइए जुड़िए और इस मुहिम का दोबारा से इसको एक्टिवेट करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.